स्वागत है आपका एरा वर्ल्ड में। हम इस चैनल के माध्यम से एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ पर हम पीवाईक्यू आपके सामने प्रश्न और उत्तर के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आज हमने यूपी पीसीएस 2024 के कला और संस्कृति को टॉपिक बनाया है, जिसमें 2 प्रश्न का ज़िक्र हम लोग करेंगे। कला और संस्कृति में 2024 में केवल 2 ही प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न ये था कि भारतीय इतिहास के अध्ययन पे साहित्यिक स्रोत क्या है? तो साहित्यिक स्रोत में हम इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन देखेंगे। वहीं संगम काल की प्रमुख विशेषताएँ देखेंगे। इसमें भी हम इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रो पे फोकस करेंगे, अच्छा नंबर कैसे पाया जाए, बॉडी पे फोकस करेंगे और कंक्लूजन पे फोकस करेंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के साहित्यिक स्रोत क्या हैं? तो हम इसी बात का ज़िक्र करेंगे। इस बात को ज़िक्र करने के लिए इंट्रो को अगर बेहतर बनाना है तो एक कोटेशन ऐड कर दे सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं, एलन बेसन कहते हैं कि प्राचीन भारत की साहित्य हमारे अद्वितीय समृद्धि और विविधता के चित्र खोलते हैं। तो इन शब्दों के साथ आप इंट्रो लिख सकते हैं। और नहीं तो आप ये लिख सकते हैं कि आप अगर आप अपना इंट्रो बनाना चाहते हो तो आप अपने इंट्रो के हिसाब से इसे बेहतर बना सकते हैं। जैसे हमने आगे लिखा है कि अगर हम भारतीय इतिहास की पुनर्निर्माण की रीढ़ की हड्डी हम इसे मान सकते हैं। क्योंकि यह हमारे सांस्कृतिक राजनीतिक संरचनाओं को दार्शनिक विकास के बारे में बेहतर जानकारी देती है। अब हम बॉडी पे चलते हैं। अब हमें साहित्यिक स्रोत बनना है तो साहित्यिक स्रोत कौन-कौन से हैं? एक तो हमारे प्राचीन भारतीय की जो साहित्यिक नींव है हम उसे वहाँ से ले सकते हैं। हमारे जो ग्रंथ हैं हम वहाँ से स्रोत ले सकते हैं और प्राचीन भारतीय के जो धार्मिक ग्रंथ निकल के जैसे जातक, जैन और यहाँ से बौद्ध जन से जो हैं उनसे ले सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष साहित्य जो है वहाँ से हम ले सकते हैं। तो देखा जाए तो बहुत सारे स्रोत हैं। भारत के इतिहास को जानने के लिए, हमारे इतिहास के स्रोत के लिए। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद से शुरू करते हैं, तो हमारी वैदिक संहिता है जो ऋग्वेद से लेकर अथर्ववेद, जहाँ पे हमें आर्य समाज की जानकारी, धर्म, समझ, राजनीति, संगठन के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं ब्राह्मण और आरण्यक जैसे जो हैं, वो उनसे हमें यज्ञ, धर्म और दार्शनिक विचारों की जानकारी मिल सकती है। उपनिषद से हम कर्म कांड से दर्शन की ओर कैसे बढ़ते हैं, ये जानकारी मिलती है। अगर हम महाकाव्य पर जाएँ, तो महाकाव्य में हमारे महाभारत, रामायण से हम आदर्श और नीति शास्त्र के बारे में जान सकते हैं, जहाँ महाभारत में राजनीति शास्त्र, उत्तर वैदिक काल के सामाजिक दस्तावेज की जानकारी मिलती है, वहीं रामायण में हमें आदर्श राजतंत्र का मॉडल मिलता है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, भगवद गीता के माध्यम से आज भी हमारे यहाँ विद्यमान है। तो ये हमारे साहित्यिक वैदिक स्रोत हैं, ठीक है? इसके अलावा बौद्ध और ग्रंथ भी हमारे इतिहास के स्रोत में काम करते हैं क्योंकि महात्मा बुद्ध के द्वारा रचित त्रिपिटक रचनाएँ जो हैं, वहाँ गणतंत्र की सरकार, आर्थिक परिस्थितियाँ, समकालीन विवरण मिलते हैं। जातक कथाओं के माध्यम से उस समय व्यापार, संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। जैन में जो 12 आगम बनाए गए तो उनमें में से हमें मगध की राजनीति, व्यापार की सुगमता और वैकल्पिक दोष दृष्टिकोण कैसे प्रस्तुत हुए, आप इन बातों को बता सकते हैं। तो देख रहे हैं, हमने 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट के माध्यम से हमने साहित्यिक स्रोत को प्रश्न किया है। प्रश्न को भूलेंगे नहीं, प्रश्न हमारा यही है कि प्राचीन भारत के अध्ययन के साहित्यिक स्रोत क्या हैं? साहित्यिक स्रोत में हमने इंट्रो अच्छा दे दिया, हमने साहित्य की नींव वैदिक से ले लिया, हमने जो हमारे महाकाव्य वहाँ से ले लिया, बौद्ध और जैन ग्रंथ से ले लिया। अब हम धर्मनिरपेक्ष साहित्य, कुछ हमारे साहित्य ऐसे हैं जो हिंदू मुसलमान करके केवल धर्मनिरपेक्ष हैं, जो धर्मनिरपेक्ष हैं उस पे जाते हैं। जैसे पाणिनि, आप पहले अर्थशास्त्र पे जाइए, ये मौर्य प्रशासन में जासूसी व्यवस्था, आर्थिक नीतियों का विस्तार वर्णन देता है। वहीं पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है, इसमें व्याकरण की उचित जानकारी के माध्यम से हम सामाजिक संरचनाओं पर प्रकाश डालते हैं। वहीं कालिदास की रचनाएँ हमारी संस्कृति, उत्कर्ष और राजनीतिक आदर्शों के बारे में बेहतर बताते हैं। तो कुल मिला के देखा हमने, अगर हमारे सामाजिक, हमारे सोशल, हमारे पॉलिटिकल, हमारे इकोनॉमिक, ये सारे फंक्शन हम कैसे जा रहे हैं? इन सब साहित्यों से, जो धर्म आधारित नहीं है, धार्मिक निरपेक्ष के रूप में लिखे गए हैं। उसी तरह हम विदेशी विवरण को भी इनको इग्नोर नहीं कर, क्योंकि जो हमारे यहाँ अल-बरूनी का और मेघनाद बहुत सारे यात्री हैं जिन्होंने भारत के वर्णन किया है। मेगास्थनीज में इंडिका ने ये मौर्य शासन के बारे में भारतीय समाज की यूनानी दृष्टिकोण का वर्णन दिखाया जाता है। वहीं फायन और हेनसांग के दौरान बौद्ध भारत के शिक्षण संस्था और सामाजिक परिस्थितियों को दस्तावेज को दिखाया है। और अल-बरूनी किताबें जब मध्यकाल में हम आते हैं तो इन्होंने भारतीय विज्ञान को और समाज को तुलना करके इस्लामिक दृष्टिकोण की व्याख्या की है। तो हमारे जो प्राचीन साहित्यिक स्रोत हैं, हमें विदेशी यात्राओं से भी मिल जाते हैं, तो हम विदेशी यात्राओं का कॉलम भी इसमें जोड़ेंगे। अब आते हैं इसमें एक और, साउथ साउथ इंडिया को भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि संगम साहित्य से भी हमारी भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है। हम संगम साहित्य पे अभी आगे प्रश्न देखते हैं। जैसे तमिल साहित्य से हमें क्या मिलता है? एदुगपट्टू,
इसमें हमें राजनीतिक संरचना, व्यापार नेटवर्क, सामाजिक स्थिरीकरण कैसा है, तुल्कापियम जो बड़ा इतना बड़ा ग्रंथ था वो भाषाई विकास के लिए देता है, कैसे सांस्कृतिक आदान-प्रदान में, तिरुकुलम जो एक ग्रंथ था उसके द्वारा हम धार्मिक नैतिकता को कैसे प्रस्तुत किया गया, इसके बारे में इतने सारे शब्द अगर आप लिखते हैं तो विश्वास मानिए आपको अच्छे नंबर 70 से 80% नंबर मिल सकते हैं। अब एक अच्छा-सा निष्कर्ष लिख के इस कथन को समाप्त कर सकते हैं। हमेशा फ़ोकस करिए, अगर कोई कोटेशन मिल जाए या कोई डेटा मिल जाए तो आप उसे बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे रोमिला तावकर का कथन है, पाठ केवल जानकारी के स्रोत नहीं बल्कि ऐतिहासिक प्रक्रिया के स्वयं भागीदार हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास स्रोत हैं, वो हमारे इतिहास के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक गतिविधियों की कहानियों को बताते हैं, जिससे हम विदेशी लेखकों, सांस्कृतिक विकास के बारे में बेहतर सोच जान सकते हैं और आज भारत का साहित्य इन्हीं लोगों पर डिपेंड हुआ है। इन्हीं लोगों के माध्यम से या इन्हीं स्रोतों के माध्यम से आज भी ज़िंदा है। इस प्रकार से लिख के आप पहले प्रश्न की समाप्ति कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न। हमारे दूसरे प्रश्न का क्या है? संगम साहित्य की विशेषता बतानी है। अब संगम साहित्य की विशेषता बतानी है, तो फिर वही हम करते हैं, कोई बढ़िया-सा हम कोटेशन पकड़ लेते हैं। तो इतिहासकार नील्स कर्ण शास्त्री ने कहा है, संगम दक्षिण भारत की एक मील का पत्थर है और उत्तर में गुप्त युग के समान है। मतलब इतना प्रसिद्ध है कि गुप्त युग को जो स्वर्ण युग कहा जाता है, उसकी समानता दिखाई जा रही है। संगम साहित्य की बात करें तो एक इंट्रो आप छोटा-सा लिखिए कि 300 ईसा पूर्व से इधर 300 ईस्वी तक के तमिल साहित्य के बारे में वर्णन मिलता है, जहाँ पे साहित्यिक उत्कृष्टता दिखाई देती है। राजनीतिक संगठन, केंद्रीय सेंट्रल इस प्रकार का दिखाई देता है। आर्थिक समृद्धि, धन-धान से बड़ा हुआ मंदिर, ये सब चीज़ें दिखाई देता है, ठीक है? अब हम चलते हैं संगम साहित्य की क्या-क्या विशेषता है। पहले हम साहित्य पे जाते हैं। साहित्य पे एगा-पुट्टू और पुट्टू में ये जानकारी मिलती है। अगर आपने देखा होगा आज भी साउथ की फ़िल्म में 2 चीज़, या तो वो प्रेम करना जानते हैं या तो युद्ध। उनकी हर पिक्चरों में अगर आप देखोगे कि प्रेम को बढ़-चढ़ कर दिखाया जाता है, युद्ध को बढ़-चढ़ दिखाया जाता है और इंडियन कल्चर को वहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया जाता है। 3 संगम हुए जिसमें 473 भाग लिया मुद्रई में, ठीक है? जिसमें अव्यार, कविदिनाथ जैसे महाकवियों को रूप में शामिल हुए। भारत से अगर देखा जाए तो इसे आप इस तरह समझिए कि जैसे इस तरह, हाँ, इस तरह जैसे समझिए कि इंडिया का है, तो मान लीजिए यहाँ पे आपको हुआ तो यहाँ से अगस्त ऋषि गए थे और यहाँ से सांस्कृतिक जानकारी, उत्तर भारत की सारी सांस्कृतिक जानकारी साउथ इंडिया में प्रोवाइड कराई गई थी, ठीक है? जहाँ पे अगस्त ऋषि द्वारा और यहाँ के कुछ कवियों ने मिलके शुरू किया था। धर्मनिरपेक्ष, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ हिंदू-मुस्लिम की बात नहीं हुई, यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष रखा गया। यहाँ पे धर्म को कट्टरता को बजाय मानवीय भावनाओं पर जोर दिया इस साहित्य के माध्यम से। अब राजनीतिक संगठन के माध्यम से हम तमिल संगम काल के बारे में जानेंगे, ठीक है? प्रश्न को भूलेंगे नहीं, बॉडी का ये दूसरा पार्ट हो गया। संगम साहित्य में अब देखते हैं, इसमें 3 राजाओं का वर्णन मिलता है, जो क्षेत्र में संतुलन बनाने का काम करते हैं। वेल सहदार, पहाड़ी क्षेत्रों में नियंत्रण रखने के अर्थ स्वास्थ्य तंत्र बनाए रखने की स्वच्छता को स्वीकारते हैं। जो अर्ध क्षेत्रों में उन्हें वेल सहदार कहा जाता है। लोकतांत्रिक तत्व, यहाँ पर ग्राम सभाओं में मंडपम, जिसे हम ग्राम सभा मंडपम कहते हैं, व्यापारियों को गिल्ड कहा जाता है, वहाँ पे स्थानीय सरकार की व्यवस्था दिखाई जाती है। तो देख रहे हैं, राजनीतिक संगठन जो पूरे भारत भर में आज राजनीतिक संगठन फैला हुआ है, वो यहाँ से इसका कल्चर बहुत अच्छा दिखता है। संगम साहित्य की एक और भी अर्थ है आर्थिक समृद्धि। आज भी साउथ इंडियन के आप अगर मंदिरों को देखेंगे तो पूरे कितने समृद्ध मंदिर हैं। कितने मंदिर समृद्ध हैं इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे समुद्री व्यापार होते थे। कहाँ से के लिए रोम और दक्षिण एशिया के व्यापार होते थे, जिससे वहाँ के हमें शराब, सोने के सिक्के लाए जाते थे, यवन से लाए जाते थे, जो इस बात के दर्शाते थे कि हमारे व्यापार कितने मजबूत हैं। इन्हें मुजरिस, पुहार जैसे लोगों से किए जाते थे। कृषि उत्पादन में अगर देखा जाए तालाब के सिंचाई के स्रोत मिलते हैं कि तालाबों के माध्यम से सिंचाई किया जाता था। तो व्यापार के साथ हम कृषि पे भी निर्भरता अच्छी थी। वस्त्र स्थिरता, जहाँ उरई कपास का केंद्र था, वहाँ बारीक मसलन बाज़ारों तक पहुँचती। मतलब यहाँ पे वस्त्रों की अच्छी खासी उत्कृष्ट शैली पाई जाती थी संगम साहित्य में। सामाजिक संरचना पे प्रकाश डालें तो सामाजिक संरचना में 3 ही अवधारणा की एक प्रकृति मिलती है। क्या होती है प्रकृति? जैसे उसमें 5 पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, जिसमें पहाड़, जंगल, खेत, तटीय और रेगिस्तान। यहाँ पे 5 प्रकार के संगम को 3 ही अवधारणा रहा जाता है, जहाँ कुरंजी, मुल्लूर, मरुदम, नेडुलाई, पलाई ये बातें आप लिख सकते हैं इनके ब्रैकेट में इसको देख के दिखा दीजिए कि इनकी सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार मजबूत थी। जंगल में अलग राज चलता था, पहाड़ पे एक अलग शासन चलता था, खेत के लिए किसान होते थे, तट के लिए एक अलग होता था। तो इनका अलग-अलग चीज़ें होता था जो पूरा सामाजिक संरचना को मजबूत बनाने का काम करता। जाति व्यवस्था बहुत लचीली थी।
ठीक है, ऐसा नहीं कोई कि श्रवण वर्ग जातियों, निम्न जातियों पे अत्याचार, ऐसा नहीं था। जाति व्यवस्था लचीली थी और सभी लोग सबके साथ सहभाग के साथ महिलाओं को स्वायत्तता दी गई थी, ठीक है? साथी चुनने की स्वतंत्रता थी, संपत्ति का अधिकार था, सार्वजनिक जीवन में भागीदारी की स्वतंत्रता थी। तो देखा आपने संगम साहित्य में क्या ये तीनों चीज़ पाई जा रही थी। मतलब जाति आधारित संघर्षता पाई जाती थी, कोई कठिन जाति थी, महिलाओं को स्वतंत्रता थी, सभी प्रकार के व्यवस्था जो है सह-अस्तित्व की भावना के साथ सामाजिक संरचना आगे बढ़ रही थी। इनके धार्मिक कर्ण पे भी देख लें, संगम साहित्य धार्मिक सहिष्णुता था। मतलब उसमें ऊँच-नीच वाली कोई भैंस सबको समान नज़रों से देखा जाता था। तमिल ग्रंथ अगर तमिल लोग परंपराएँ देखेंगे तो वैदिक प्रथाओं से इनका सह-अस्तित्व माना जाता है। ये समान पूजा करते थे, ठीक है? इनके जो पंथ हुआ करते थे जैसे तमिल गुरु पंथ के वो जो बाद में ब्राह्मणवादी प्रतीक कार्तिक के रूप में करके दिखाए गए। इनके जो पंथ या संप्रदाय जो भी थे उत्तर भारत से मेल-जोल करके दिखाए गए। यहाँ बुद्ध और जैन का भी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक, सांस्कृतिक उपलब्धियाँ जान लेते हैं। सांस्कृतिक उपलब्धियों में अगर बात करेंगे तो संगीत और नाट्य कला में ये बहुत आगे थे। 11 प्रकार के नृत्यों का वर्णन मिलता है और संगीत व्यवस्था जिसे हम पसीनाई का विकास देखने को मिलता है। भौतिक संस्कृति की बात करें तो काल और लाल मिट्टी के बर्तन, लौह प्रौद्योगिकी और मैथोलिथिक स्मारक इस बात के चिन्ह को दिखाते हैं कि यहाँ भौतिक संस्कृति का प्रचलन था। शैक्षिक संस्कृति से भी पीछे नहीं है क्योंकि मिट्टी के बर्तनों पर अंकित लेख का वर्णन मिलता है और व्यापारियों के बीच साक्षरता का बढ़ावा की जानकारी हमें इनके मिले साहित्य से वर्णन से दिखता है। अब हम एक छोटा-सा निष्कर्ष लेते हैं, संगम साहित्य में एक छोटा-सा निष्कर्ष एक कथन के साथ भारती जी लिखती हैं, विश्व के शास्त्रीय भाषाओं में तमिल भाषा अद्वितीय भाषा खड़ी है। एक छोटा-सा कोटेशन के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि यहाँ सांस्कृतिक विविधता, वैश्विक संबंध और साहित्यिक उत्कृष्टता के भाव देखने को मिलते हैं। इनकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक चेतना हमारे उत्तर भारत की आर्थिक चेतना से मेल खाती है, जिससे ये भारत की संस्कृति में एक गौरव के क्षण स्थापित कर सकते हैं। तो आज ये पहला वीडियो है, हम आशा करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। कोशिश करेंगे हम इसके आगे के पार्ट आपके सामने लेके आएँ। तब तक के लिए धन्यवाद। हम समझ सकते हैं कि ये बहुत कठिन समय होता है इसको पढ़ने का, फिर भी हम पीवाईक्यू चालू किए हैं, इसे कंप्लीट करेंगे। इसमें 2 प्रश्न हैं, 2023 वाले में भी 2 ही प्रश्न आए हैं, उसका भी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। आप चाहें तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसकी पीपीटी आपको नीचे पिन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।